हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 फरवरी 2023 के पेपर के बारे में, जो कि हम लोगों का जूनियर लेवल का पेपर है। 1 फरवरी 2023 का पेपर है हम लोगों का और जूनियर लेवल का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 फरवरी 2023 के प्राइमरी लेवल को डिस्कस किया था और आज का पेपर 1 फरवरी 2023 का जूनियर लेवल का है। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक कार्टन में किसी दवाई की 5 लाख टिकियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का भार 30 mg यानी कि 30 मिलीग्राम है। इसी कार्टन के रुई के 1200 पैकेट भी हैं, जिसमें से प्रत्येक का भार 50 ग्राम है। तब उस कार्टन में रखी वस्तुओं का कुल भार क्या है? तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों से जो आंसर पूछा गया है वो किलोग्राम में पूछा गया है। तो 1 मिलीग्राम यानी 1 mg में जो हम लोगों के किलोग्राम होते हैं वो 10 की घात -6 होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं 1/10 की घात 6 किलोग्राम होते हैं। 1 मिलीग्राम में 10 की घात -6 किलोग्राम होते हैं, या 10 की घात -6 को हम लोग 1/10 की घात 6 किलोग्राम भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास 5 लाख टिकियां हैं और प्रत्येक का भार 30 ग्राम है, यानी टोटल अगर हम लोग भार निकालेंगे तो 30 ग्राम हो जाएगा। अब चूंकि हमें किलोग्राम में चाहिए तो किलोग्राम के लिए हम लोग इसमें 1/10 की घात 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 जीरो, नीचे 6 जीरो, यानी 10 की घात 6 का मतलब 6 जीरो, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। 5 और 30 की मल्टीप्लाई होगी तो 150, यहां से हम लोगों का ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 15 किलोग्राम। तो ये 3 2 5 और 6 जीरो से ये 6 जीरो कैंसिल हो गए, 5 और 3 की मल्टीप्लाई हो गई तो 15 किलोग्राम आ गया। तो ये 5 लाख टिकियां थी 30 mg की, तो इनका जो भार है वो 15 किलोग्राम हो गया। अब 1200 पैकेट ऐसे हैं जिनका प्रत्येक भार 50 ग्राम है, तो 1200 ऐसे पैकेट है जिनका 50 ग्राम है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया हमारा 60 किलोग्राम। अब टिकिया का भार हमारा 50 किलोग्राम आ गया और जो रुई है उसका भार 60 किलोग्राम आ गया। टोटल भार हम लोगों से पूछ रहा था, तो टोटल हमारा हो जाएगा 15 + 60 यानी कि 75 kg हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को केवल ये देखना है कि आपका जो 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम में आप लोगों के 10 की घात -6 किलोग्राम होते हैं, या फिर 1/10 की घात 6 किलोग्राम होते हैं। तो ये आप लोगों के जो 6 जीरो थे और ये 10 की घात 6 था, ये पूरा कैंसिल हो गया। 5 और 3 की मल्टीप्लाई हुई तो 15 kg हो गया। फिर 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, तो यहां पर ये ग्राम में था, किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम लोगों ने 1000 से भाग दिया, तो ये 3 जीरो और ऊपर के 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो 60 kg हो गया। तो 60 kg से हम लोगों का ये 60 kg और ये 15 kg, यानी टोटल जो आंसर आ गया वो 75 kg हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लो एक परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं 4/1, या फिर 4 कह सकते हैं, दूसरी परिमेय संख्या ले लेते हैं 5 या 5/1। अब इनके बीच की बात की जाएगी तो 4/2 एक हो सकती है, एक बार 4/3 हो सकती है, 4/4 हो सकती है, 4/5 हो सकती है, 4/6, ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। यानी कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। तो 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 इन सभी को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये सब परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही है। आप लोगों का जो कथन दिया गया बिल्कुल सही है। अगला है परिमेय संख्या -3/5 को 2 से गुणा का अर्थ। तो -3/5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6/5। वही है जो संख्या रेखा पर मूल बिंदु O से बाईं ओर 3/5 के 2 कदम कूदना है। तो संख्या रेखा हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब ये बीच में हमारा मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से दाहिनी ओर इधर हमारी सारी संख्या पॉजिटिव होती हैं। मूल बिंदु से बाईं ओर इधर बाईं तरफ हमारी संख्या जो है सारी निगेटिव होती हैं। तो यहां पर मान लिया हमने ये मूल बिंदु यानी कि 0 है। अब कह रहा है बाईं ओर 3/5, तो बाईं ओर 3/5 हमने मान लिया यहां पर कहीं पे है कि 2 कदम दूगना है, तो 2 कदम अगर कूदेंगे तो 6/5 हो जाएगा। अब बाईं ओर का मतलब होता है माइनस, तो -6/5 और 2 से गुणा करने पे भी हमारा -6/5 आया था, यानी ये वाला भी हमारा जो कथन दिया गया है बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। फिर P/Q के रूप में कोई भी संख्या P और Q पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या होगी, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है P/Q के रूप में कोई भी संख्या जहां P और Q पूर्णांक है तो हमेशा परिमेय संख्या नहीं होगी। मान लो कोई संख्या हमारी ऐसे लिखी है 5/0 की फॉर्म में लिखी है,
तो 5/0 का मतलब तो परिभाषित नहीं हो गया, यानी कि इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये तो एक अपरिमेय संख्या हो गई। इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है हमारा गलत हो गया और हमसे इसमें पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट है 0 ना तो एक धनात्मक संख्या ना ही एक ऋणात्मक संख्या, बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि 0 को ना तो हम प्लस में काउंट करते हैं ना ही 0 को माइनस में काउंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका परवर्ती बताना है। एक होता है परवर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती। तो परवर्ती में हम लोग क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में हम लोग क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। तो यहां पर हम लोगों से 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9 का परवर्ती पूछा गया। परवर्ती का मतलब है एक ऐड कर देंगे तो ये 9 1 10 हो जाएगा। 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 10 और 1 11। तो ये जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी आप लोगों से परिवर्ती पूछा जाएगा तो +1 कर देना है, जब भी पूर्ववर्ती पूछा जाएगा तो -1 कर देना है। यहाँ पे परिवर्ती पूछा गया था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर +1 कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अंकों A, B और C से 3 अंकों की बनाई जा सकने वाली सभी संख्याओं का योग निम्न में एक गुणज है। तो A, B और C से 3 अंकों की जो संख्या बनाई जा सकती है, तो एक तो A, B, C की फॉर्म में बनाई जा सकती है, एक B, A, C की फॉर्म में बनाई जा सकती है और एक C, A, B की फॉर्म में बनाई जा सकती है। क्योंकि रिपीट नहीं करना है इसलिए हम लोगों की जो संख्याएं हैं वो इन तरीके से बन सकती है, ABC की फॉर्म में, BAC की फॉर्म में और CAB की फॉर्म में। अब 3 अंकों की संख्या जिनमें संख्याओं का योग निम्न का एक गुणज है। तो संख्या अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर हम लोग A को मान लें 2 है, B को 4 मान ले हैं, C को 5 मान ले, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2 4 5 माना। अब एक तो संख्या हमारी 245 बन गई। अगली संख्या की अगर हम लोग बात करें तो 452 हो जाएगी BAC, फिर CAB है तो हम लोग मान सकते हैं कि 524 हो जाएगी। अब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये 5 2 7 4 11 हो जाएगा। उसके बाद इधर हम लोगों का 5 4 9 2 11 और एक 12 हो जाएगा। 5 4 9 2 11 और एक 12 हो जाएगा, तो 1221 हो जाएगा। तो 1221 अगर हम लोग देखेंगे तो ये 37 से अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 37 से अगर 1221 को डिवाइड किया जाएगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है संख्या है का योग है ये 37 का गुणज होगा। आप लोग यहाँ पे कुछ भी संख्या लेके दे सकते हैं, कोई और अगर संख्या आप लोगों को लेनी है, मान लो 1 2 3 लेनी है तो 1 2 3 1 हो जाएगा। एक हमारी संख्या हो जाएगी 2 3 1, एक हमारी संख्या हो जाएगी 3 1 2, इनको ऐड करते हैं तो 3 1 4 2 6, 3 2 5 1 6, 3 2 5 और 1 6, 666 हो जाएगा। अब 666 को अगर हम लोग 37 से डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और 18 आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग ABC से 3 अंकों की संख्या बनाएंगे बिना पुनरावृत्ति किए और इनका टोटल निकालेंगे तो हमेशा जो है एक 37 का गुणज होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें व्यंजक को सॉल्व करना है। तो व्यंजक को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। लास्ट में हम लोगों को 1/4 ऐड कर देना है, क्योंकि 1/4 सीधा सीधा लिखा हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो 1/5 और 1/7 को सॉल्व करेंगे तो 35 हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 और 7 का। तो 5 7 35, 7 5 35, ये हमारा 7/5 हो गया है। मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो 7 - 2/5 2/7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 12/35 गुणे 50 बटे 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5/7। अब 5 से इसको डिवाइड किया, 5 7 35, इसको डिवाइड किया तो 10 आ गया। अब ये ऊपर हमारा हो गया 12 गुणे 10 का मतलब 120/7/5/7। अब ये जो हमारा बटे का बटा होता है ये ऊपर चला जाता है और इसकी मल्टीप्लाई यहां पे हो जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा 120 गुणे 7/7 गुणे 5। 7 से 7 को डिवाइड किया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 चौको 20, यानी कि 24 आ गया। तो ये जो पार्ट था हमारा, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ गया 24 और 1/4 हमारा पहले से था, यानी 1/4 प्लस 24 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये 1 प्लस 24 चक्कू 96 हो जाएगा। 96 और 1 97 हो जाएगा। 97/4 ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल इस पार्ट को सॉल्व करना था। 1/5 प्लस 1/7 को सॉल्व किया तो 12/35 हो गया। 1 - 2/7 को सॉल्व किया तो हमारा 5/7 हो गया। मल्टीप्लाई में 50 था तो इसको हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया, 5 7 35, इसको डिवाइड किया 5 2 50। तो 12 और 10 की मल्टीप्लाई 120, नीचे 7 बचा था बटे 5/7, बटे का बटा ऊपर चला जाता है, यानी 120 गुणे 7 हो गया बटे 7 गुणे 5। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 से 120 कैंसिल हो गया, 24 आ गया।
तो ये इसका सॉल्व करने पे 24 आ गया, 1/4 पहले से था तो 1/4 प्लस 24 यानी 1 प्लस 96/4 हो गया, तो 97/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। ये जो है होल स्क्वायर में लिखा गया है और प्लस ये है, यानी अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बो का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब हो गया बी स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a की घात 4 प्लस b की घात 4 a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब b स्क्वायर। अब ये हमारा इस चीज का आ गया और प्लस क्या करना था, 2a क्यूब b स्क्वायर करना था, यानी इसी में हम लोग प्लस 2a क्यूब b स्क्वायर कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा a की घात 4 प्लस b की घात 4 a स्क्वायर, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल सा इसमें क्वेश्चन था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर करना था प्लस 2a क्यूब बी स्क्वायर करना था, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया। तो हमारा जो फॉर्मूले को ओपन करने पे जो चीज आई वो a की घात 4 प्लस b की घात 4 a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब b स्क्वायर आई, और ये हमें ऐड करना था, ये वाला पद था, दोनों को ऐड किया तो हमारा a की घात 4 प्लस b की घात 4 a स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है बीजीय व्यंजक। अब ये a अगर हम लोग मान लें तो a स्क्वायर, इसको हम b मान ले तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब a प्लस b इंटू a माइनस b का मतलब वो क्या हो गया, a का मतलब हो गया 4mn प्लस 3n प्लस 4mn माइनस 3n। अब a माइनस b का मतलब क्या हो गया, 4mn प्लस 3n माइनस 4mn और माइनस माइनस प्लस 3n, क्योंकि ये माइनस में था तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये 3n से 3n कैंसिल हो गया तो ये हमारा बचा 8mn, और यहां पर 4mn से 4mn कैंसिल हो गया तो हमारा यहां पर बचा मल्टीप्लाई में 6n। तो एक ब्रैकेट में हमारा 8mn बचा, एक ब्रैकेट में हमारा 6n बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 संग 48 हो जाएगा mn स्क्वायर, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है, जो कि हमारा होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, हमारा 8mn इंटू 6n आया, और इसका मतलब हमारा होता है 48mn स्क्वायर। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है ए बी सी के एक मिश्रण में ए बी सी क्रमशः 5, 6, 9 के अनुपात में है, तब इस मिश्रण में बी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल जो मात्रा है 5, 6, 9, यानी टोटल अगर मात्रा हम लोग देखेंगे तो टोटल मात्रा हमारी ये हो जाएगी। अब बी का प्रतिशत पूछ रहा था तो बी की मात्रा कितनी है 6, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 6, 5, 11, 9, 20 गुणे 100, तो 20 पंचे 100, और 6 और 5 की मल्टीप्लाई 30%, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो टोटल मात्रा हमारी 9, 6, 15, 5, 20 हो गई, और बी का प्रतिशत निकालना था इसलिए बी को 6 को ऊपर रख दिया, अगर ए का निकालना होता तो 5 को रखते, सी का निकालना होता तो 9 को रखते, तो बी की हमारी मात्रा पता चल गई 30%। नेक्स्ट देखते हैं, भावना और चारू ने कुल 900 टिकटों को आपस में क्रमशः 6, 5, 4 के अनुपात में बांट लिया। अनिल और भावना को प्राप्त होने वाले टिकटों की संख्या का अंतर क्या है। तो अगर हम लोग अनिल का माने तो अनिल का 6 रेशियो है तो 6R मान लिया हम लोगों ने, भावना का माने तो भावना का हो जाएगा 5R, और चारू का माने तो चारू का हम लोगों का हो जाएगा 4R। तो 6, 5, 11 और 4, 15, टोटल हमारा हो जाएगा 15R। अब किसके बराबर है, 900 टिकटों को बांटा है यानी 900 के बराबर है, तो 15R बराबर 900 हो जाएगा, तो R बराबर 900 बटे 15 हो जाएगा, तो 15 छक्का 90, यानी R की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60। अब हमसे पूछ रहा है कि अनिल और भावना को प्राप्त होने वाली, तो अनिल को 6R और भावना को 5R, और अंतर निकालना है तो 6R माइनस 5R, तो 6R में से 5R जाएगा तो बचेगा R, तो अंतर जो है वो R के बराबर होगा, और R की वैल्यू कितनी आई है 60 आई है, यानी हमारा ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें मान लिया ये 6R है, ये 5R है, ये 4R है, टोटल हमारा 15R हो गया, और टोटल टिकटों की संख्या 900 पता थी, तो 15R बराबर 900 हो गया, तो R की वैल्यू हमारी आ गई 60। अब दोनों का अंतर पूछ रहा था अनिल और भावना में, तो 6R माइनस 5R किया तो हमारा R आ गया, R की वैल्यू 60 थी तो हमें कुछ फाइंड आउट करना ही नहीं था, तो R की वैल्यू 60 हो गई, यानी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 60 हो गया। अगर अनिल और चारू का पूछा था तो 6 में से 4 माइनस करते 2R होता, तो 2R की वैल्यू रखते 60, तो 2 गुणे 60 यानी 120 होता, तब हमारा आंसर 120 होता। अनिल और भावना के बीच का अंतर 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक के लिए सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई में क्या है, आप लोग चाहें तो पूरी मल्टीप्लाई करें, या फिर आप लोगों के पास एक ऑप्शन है जो एक्स स्क्वायर जहां से बन रहा है केवल हम लोग उन्हीं पदों को देखें। जैसे 2x स्क्वायर से अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा। 2x स्क्वायर से अगर 7x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और x मिलकर x क्यूब बन जाएगा। 2x स्क्वायर और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -16x स्क्वायर बन जाएगा। तो जितनी जगह स्क्वायर बन रहा है उतनी ही चीजों को हम लोग नोट करेंगे, बाकी स्किप कर देंगे, अदरवाइज काफी लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है केवल स्क्वायर वाली चीजों को यहाँ पर नोट करेंगे। 5x की अगर x से मल्टीप्लाई होगी तो x क्यूब बन जाएगा। 5x से अगर 7 की मल्टीप्लाई होगी, x और x मिलकर x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 × 35 और x मिलकर x स्क्वायर। फिर 5x और 8 की मल्टीप्लाई होगी तो 40x हो जाएगा, जो समय मतलब नहीं है। फिर 4 और x की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें बाकी किसी से मतलब नहीं, क्योंकि बाकी हमारा x स्क्वायर बनेगा नहीं। तो ये हो गया 35 और 16 51 -51x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 51 में से 4 जाएगा तो बचेगा हम लोगों का -47x स्क्वायर। x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा था तो हमारा गुणांक हो जाएगा -47, ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में केवल आप लोगों से अगर x का पूछा है तो x का नोट कर लें, x क्यूब का पूछा जाए x क्यूब नोट कर लें, x4 का पूछा जाए x की पावर 4 नोट कर लें। यहाँ पे x स्क्वायर से हमें मतलब था, तो सिर्फ हम लोगों ने x स्क्वायर वाले पदों को नोट किया, उसे सॉल्व कर लिया, हमें x स्क्वायर का गुणांक पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों की मापों का अंतर 12 डिग्री है, यदि इनमें छोटा कोण x है तो 2x - 5 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर पूरक कोणों का मतलब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री यानी कोटिपूरक कोण से है। तो जो कोटिपूरक कोण होते हैं उनका योगफल होता है हमारा 90 डिग्री, और इनका अंतर दे रखा है हमको 12 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखा है। और ये हमारा होता है यूनिवर्सल, जब भी दो कोटिपूरक कोणों की बात की जाएगी तो उनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है। अब x - y, और दो कोणों का योगफल हमें 12 दे रखा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर ये हो जाएगा 2 9 1 10, x बराबर हो जाएगा 51। तो जब x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 51 तो हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 51 प्लस y, पहले वाले इस जो हम लोगों का इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू को रख देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 90 - 51, तो 90 - 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर 8 में से 5 गया 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 39। अब कह रहा है छोटा कोण जो है x है, यानी इसको हम लोग y कह देते हैं, इसको हम लोग x कह देते हैं, क्योंकि छोटा कोण हमारा ये 39 है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो 2x - 5 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 गुणे x की वैल्यू 39 - 5, 39 दूनी 78 - 5, 78 में से 5 जाएगा तो 73 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दो कोटिपूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, ये चीज हमको पता है। दो कोणों का हम लोगों को यहाँ पे अंतर 12 डिग्री दिया गया है, तो दोनों हमारी दो इक्वेशन बन गई, x + y = 90, x - y = 12। दोनों को ऐड कर दिया तो 2x = 110 हो गया, x की वैल्यू 51 आ गई। फिर x की वैल्यू को 51 को पहले इक्वेशन में पुट किया तो y की वैल्यू हमें 39 पता चल गई। चूंकि हम लोगों से कह रहा था इनमें से छोटा कोण x है, तो हम लोगों ने इसको y ना मानते हुए इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। हमें इस छोटे कोण से मतलब था, छोटा कोण हमारा 39 है, तो 2x - 5 डिग्री का मान निकालना था, तो 2x - 5, तो x की जगह 39 रख दिया, -5 73 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक बड़ा पेड़ तेज हवाओं के कारण भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, इसके फलस्वरूप पेड़ का टूटा हुआ भाग पेड़ के आधार पर 5 मीटर की दूरी पर भूमि को छूने लगता है, तो उस पेड़ की मूल ऊंचाई ज्ञात करिए। तो अगर हम लोग बात करें, कुछ पेड़ की जो आकृति थी वो हमारी इस तरीके से थी। अब बीच से कहीं से टूट जाता है, आंधी के कारण या तेज हवाओं के कारण बीच से टूटता है, तो कुछ इस तरीके से हो जाता है और ये जमीन से मिल जाता है, ये हमारा जो है आधार हो गया। तो जो टोटल अगर हम लोग बात करें, यहां से टोटल हमारा पेड़ की जो लंबाई थी वो यहां से यहां तक पूरी थी। अब यहां बीच से कहीं से टूट गया 12 मीटर की ऊंचाई से, यानी ये 12 मीटर हो गया इतना, और इसके फलस्वरूप पेड़ का टूटा हुआ भाग पेड़ के आधार से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी ये पेड़ का आधार है। अब टूटा हुआ भाग यहां पर आ गया, यानी कितनी दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये 5 मीटर की दूरी पर हो गया। अब हमें जो है, अगर हम लोग इसे a मान लें, इसे b मान लें, इसे c मान लें, तो हमें पेड़ की मूल ऊंचाई निकालनी है। तो मूल ऊंचाई के लिए हमें ये वाली लंबाई हमें पता होनी चाहिए। तो इस लंबाई, यही जो भाग है ये हमारा टूट के जमीन से मिल गया, यानी इस वाली अगर लंबाई को हम लोग निकाल लेंगे तो यही वाली लंबाई हमारी ये लंबाई हो जाएगी जो टूटा हुआ भाग है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री होता है, तो जब ये 90 डिग्री है तो कर्ण हम लोग निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा AC है, AC का स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, तो AB हमारा कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना 13 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144, तो 144 और 25 हो गया 169, तो AC का स्क्वायर हो गया 169, तो AC की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 169, तो अंडर रूट 169 होता है 13 मीटर के बराबर, AC की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13 मीटर। जब ये 13 मीटर है तो ये भी हमारी 13 मीटर हो जाएगी क्योंकि यही भाग टूट के जमीन में मिला है। तो पेड़ की मूल ऊंचाई पूछ रहा था, तो 13 मीटर ऊपर का है और 12 मीटर नीचे का है, यानी टोटल जो है 25 मीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 25 मीटर होगा। चूंकि इसमें ऑप्शन में कहीं पर दिया नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को जो सीटेट के द्वारा जो है वो ड्रॉप कर दिया गया था, सभी को कॉमन नंबर दिया गया था। तो यहाँ पर फिलहाल जो राइट मेथड है वो आप लोगों का यही है कि आप लोगों का ये जो पेड़ है, यहां से हम लोगों ने मान लिया कि पेड़ टूट गया। अब ये टूटा हुआ भाग है ये जमीन में मिल गया था, तो जमीन में मिलने पे बेस जो हमें बता रहा है कि 5 मीटर है और 12 मीटर की ऊंचाई से टूटा था, तो ये 12 है। तो हम लोगों ने AC निकाल लिया, AC 13 मीटर है। जब ये हमारा 13 मीटर आ गया, यानी कि ये वाला भाग भी 13 ही मीटर होगा, तो ये 13 मीटर, ये 12 मीटर, टोटल जो लंबाई हो गई वो 25 मीटर के बराबर हो गई। तो पेड़ की अगर मूल ऊंचाई है वो 25 मीटर है। अगर ऑप्शन में 25 मीटर होता तो आप लोगों का आंसर 25 मीटर सही होता। इस क्वेश्चन को CBSE के द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किसी समबहुभुज का न्यूनतम संभव अंतः कोण क्या होगा। तो समबहुभुज का मतलब होता है कि जिसके सभी जो कोण हैं वो बराबर हो। तो अगर हम लोग एक बहुभुज बनाए इस तरीके से, तो बहुभुज जो है हमारा त्रिभुजों से मिलकर बनता है। इस तरीके से एक त्रिभुज बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है। अब बात की जा रही है समबहुभुज की, तो इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज है, मान लो अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करें, समबहुभुज में कोई भी अगर एक त्रिभुज की बात की जाए और समबहुभुज है यानी सभी कोण बराबर होने चाहिए, तो त्रिभुज के 3 कोण होंगे और 3 कोणों का योगफल होता है हमारा 180 डिग्री के। तो इनको ऐड करेंगे तो 3x बराबर 180 हो जाएगा, 3x बराबर 180 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 60 हो जाएगी। यानी न्यूनतम जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा, तभी हम कोई भी समबहुभुज बना सकते हैं। केवल आपको इतना अनुमान लगाना है कि कोई भी समबहुभुज में त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज अगर समबहुभुज की बात हो रही है यानी समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं और एक कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी न्यूनतम जो कोण है वो 60 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हम लोगों ने बात की थी यूलर का एक फार्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। ये यूलर का फार्मूला होता है F + V - E = 2, जहां पर F हमारे फलक होते हैं, V हमारे शीर्ष होते हैं और E हमारे किनारे होते हैं। तो 8 फलक प्लस 6 शीर्ष, तो 8 + 6 - 12, अगर करेंगे 8 से 14 में से 12 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि यहां से तो हमारा बहुफलक बन सकता है। जहां पर ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट है 5 + 6 - 9, तो 6 × 5 = 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी ये भी हमारा इससे भी बहुफलक बन सकता है। फिर 20 + 12 - 30, तो 20 और 12 32 हो जाएगा, 32 में से 30 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी यहां से भी बहुफलक बन सकता है। फिर लास्ट हमारा 10 + 15 - 20, तो 15 10 25 में से 20 जाएगा तो 5 आ जाएगा, जबकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है 2 आना चाहिए, आ रहा है हमारा 5, यानी इससे हम बहुफलक नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल अगर आप लोगों को यूलर का फार्मूला पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है, इसमें किसकी एक से अधिक सममित रेखाएं। तो एक से अधिक सममित रेखाएं, पहला ऑप्शन है एक समचतुर्भुज, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज की बात की जाए इस तरीके से हमारा होता है। और समचतुर्भुज को अगर हम लोग देखेंगे, अगर यहां से हम लोग फोल्ड करेंगे तो पूरा पूरा फोल्ड हो जाएगा या सेम आकृति मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम लोग इधर से इस विकर्ण से फोल्ड करेंगे तो भी हमें सेम आकृति मिलेगी, यानी कि इस समचतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं होती हैं और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि कह रहा है एक से अधिक सममित रेखाएं किसमें होती हैं। रेखाखंड की बात की जाए तो रेखाखंड ऐसे होता है, उसमें सममित रेखाओं की एक से अधिक हो नहीं सकती। अब समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो समांतर चतुर्भुज हमारा कुछ इस टाइप से होता है। अब समांतर चतुर्भुज में अगर हम लोग इधर से देखेंगे विकर्ण से तो भी हमें नहीं मिलेगा, इधर से देखेंगे तो भी हमें नहीं मिलेगा। तो एक से अधिक जो सममित रेखाएं हैं वो केवल एक समचतुर्भुज में होंगी। कोण की बात की जाए तो कोण का आकार कुछ इस टाइप से होता है, तो यहां पर भी हमें सममित रेखा नहीं प्राप्त होगी। तो एक से अधिक सममित रेखा केवल एक समचतुर्भुज में होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, विकर्णों की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
एरिया जो है 1/2 d1 इंटू d2 होता है। d1 हमारा विकर्ण 1, d2 हमारा विकर्ण 2, यानी 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 पहला विकर्ण 7.5, दूसरा विकर्ण 12, तो 2 से 12 डिवाइड किया, 2 छंग 12, तो हमारा हो गया 7.5 गुणे 6, तो गुणा किया 6 पंचे 30, 7 छंग 42, 3 45, तो 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तो बहुत इजीली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आप फार्मूला नहीं पता तो आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए जितने भी आप लोगों को फार्मूला रिपीट हो रहे हैं उनको आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि जितने भी आप लोगों ने सीटेट के अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे तो एक सेम पैटर्न पर ही आप लोगों के पेपर आते हैं। जैसे आप लोगों का अगर सममित रेखाओं से क्वेश्चन पूछा गया तो लगभग सभी पेपर में सममित रेखाओं से क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से समचतुर्भुज का पूछा गया तो लगभग सभी पेपर में समचतुर्भुज के एरिया का क्वेश्चन आया है। तो समचतुर्भुज का एरिया का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े कार्डबोर्ड को एक इस प्रकार प्रिंट किया जाता है। कार्डबोर्ड जैसे कि है हमारा इस टाइप से है और इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर का हाशिया रहे। तो 1.5 सेंटीमीटर का हाशिया रहे, मान लो कि यहां पे एक हाशिया ऐसे रहे 1.5 सेंटीमीटर का, फिर एक हाशिया इस भुजा से भी रहे 1.5 से, प्रत्येक भुजा से कह रहा है इसलिए प्रत्येक भुजा से में हाशिया रखना है। एक हाशिया हमारा इस तरीके से 1.5 सेंटीमीटर भुजा से रहे और फिर लास्ट हमारा इस तरीके से रहे। तो ये जो है हमारा ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर और ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें जो हाशिए का कुल क्षेत्रफल है ये वाला क्षेत्रफल, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। जो हाशिया है इस वाले हाशिए की वैल्यू निकालनी है कि कितना क्षेत्रफल है। तो बात की जाए अगर टोटल, तो टोटल हमारा 5 था, ये 8 था, यानी कि आयताकार था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी 8 है, चौड़ाई हमारी 5 है, यानी कि क्षेत्रफल हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाशिए की बात की जाए तो हाशिए अगर हम लोग इस तरीके से हाशिया खींचा तो अंदर वाला पार्ट हमारा ये बचा, ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट की बात की जाए तो ये भी एक आयताकार है, तो इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? ये जो है ये वाली लंबाई टोटल हमारी थी 5, अब 1.5 सेंटीमीटर का हमने ये हाशिया खींच लिया, 1.5 सेंटीमीटर छोड़ के ये खींच लिया, यानी 1.5 ये और 1.5 ये, 1.5 और 1.5 मिलकर कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 1.5 मिलकर बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल जो 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर में 1.5 इधर 1.5 इधर 3 सेंटीमीटर का हम लोगों ने गैप छोड़ दिया। यानी कि अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कितना बचा? ये हमारा बचा 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 का मतलब हो गया 2। अब इसी तरीके से अगर ये हमारी होगी चौड़ाई, इसी तरीके से अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई हमारी टोटल थी 8, लेकिन उसमें हमने 1.5 सेंटीमीटर का यहां पर हाशिया छोड़ा, 1.5 सेंटीमीटर का ये एक हाशिया छोड़ा, तो ये 1.5 और ये 1.5, ये 1.5 और 1.5 मिलकर हमारा कितना बन गया? 3 बन गया। अब टोटल हमारी लंबाई 8 थी, उसमें 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, यानी कि 3 का टोटल छोड़ दिया, तो अब हमारी लंबाई कितनी बची? 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो अब हमारी लंबाई बची 5। तो अंदर वाला अगर बात करें इस एरिया की तो ये वाला जो हमारा बचा ये 5 और ये 3, सॉरी चौड़ाई 2, तो 5 और 2 बची। अब इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, इसको हम लोग A1 मान ले, इसको A2 मान ले, तो ये हमारा हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमें कितनी दी गई है? 5 हम लोगों ने निकाली है, चौड़ाई हमारी हो गई 2, तो 5 दूनी 10। अब हमें ये हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाशिए का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल हमें पता चल गया 40 है, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल पता चल गया 10 है, तो हाशिया कितना बचा? हाशिए का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हाशिए का क्षेत्रफल टोटल हमारा 40 में से अंदर वाला 10, यानी हाशिया हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे समझिए कि टोटल हमें लंबाई और एक आयत दिया गया है, आयत के अंदर 1.5 सेंटीमीटर का रास्ता ये है, 1.5 सेंटीमीटर का रास्ता ये है, यानी चौड़ाई के अगर अनुदिश देखा जाए तो ये 1.5 और 1.5 मिलकर 3 है, लंबाई के अनुदिश भी 1.5 और 1.5 मिलकर 3 है, यानी 3 हमारा इधर का छूट गया, 3 हमारा उधर छूट गया। तो लंबाई में जब 3 छूटता तो 8 में से 3 गया 5 बचा, चौड़ाई में अगर 3 छूटा तो 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। तो अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल हमारा हो गया 5 दूनी 10, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल हो गया 40। तो बीच में जो रास्ता थी या फिर हाशिया जो था उसका क्षेत्रफल निकालना था, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हाशिया का क्षेत्रफल आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में है एक रोलर किसी सड़क को एक बार पूर्ण रूप से समतल करने में 750 चक्कर लगाता है। इस रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है तथा इसकी त्रिज्या 1 मीटर है, तब समतल की जा रही सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, व्यास 84 सेंटीमीटर है, यानी डी हमें 84 सेंटीमीटर दिया है, तो आर हम लोग निकाल सकते हैं। आर हमारा हो जाएगा 84/2, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। अब जो लंबाई है वो 1 मीटर दी गई है, तो लंबाई हमारी 1 मीटर में है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर में था, तो हम लोगों ने इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब जो क्षेत्रफल निकालना है, सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एरिया अगर हम लोग रोड रोलर की बात करेंगे, तो रोड रोलर से जो एरिया हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे 2πRH, क्योंकि वो वक्र पृष्ठ कवर करेगा। तो वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है, रोड रोलर जो है बेलनाकार होता है, और बेलन का जो क्षेत्रफल होता है या वक्र पृष्ठ होता है वो 2πRH होता है। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी 42 और एच की वैल्यू 100, तो इससे 7×42, तो अब 2 × 22 × 6 × 100 हो गया। अब हम लोग अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सड़क का क्षेत्रफल निकालना था, तो ये हमारा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब चूंकि ये हमें निकालना है, जो हमारे ऑप्शन है ये मीटर में है, तो ये हमारा है सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 26,400 है तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100 मीटर, 1/100 मीटर, तो 100 से भाग कर देंगे। फिर ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल है, और ये हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, इसलिए हम लोग 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये मीटर इंटू मीटर में बदलने के लिए 100/100 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। तो 2 बार करेंगे तो ये 100 से 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल को हम लोग अगर किसी भी यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं, जैसे अगर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना होगा क्षेत्रफल को, तो 2 बार हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेंटीमीटर से मीटर में डिवाइड हम लोगों को कन्वर्ट करना है, तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोगों का जो एरिया आ गया 2.64 मीटर स्क्वायर आ गया। अब चूंकि वो कितना चक्कर लगाता है, 750 चक्कर लगाता है, तो टोटल एरिया हम लोगों को चाहिए सड़क का, तो एक चक्कर में वो 2.64 कवर कर रहा है, तो 750 में कितना करेगा, 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 750 से मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका लगाने का ये हो सकता है कि आप पहले ही 84 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें, या फिर 42 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा 0.42 मीटर। अब इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग अगर दशमलव से आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसलिए आप लोगों को दो बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी क्षेत्रफल होगा तो 2 बार, अगर आयतन की बात होगी तो आयतन में 3 बार होगा। जितनी भी आपकी यूनिट की क्यूब होगी, यूनिट की घात होगी, उतनी बार आप लोगों को 100 या जिससे भी डिवाइड करना है या गुणा करना है, उतनी बार आप लोगों को करना पड़ेगा। तो एरिया हमारा 2.64 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लोगों को 750 चक्कर लगवाने थे, इसलिए 2.64 को 750 से मल्टीप्लाई किया, तो 1980 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए एक असत्य कथन है। तो पहला है, बहुलक सदैव इन आंकड़ों का एक प्रेक्षण होता है। तो बिल्कुल सही है, जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनमें बहुलक जो है सदैव जो है इनका एक प्रेक्षण होता है। ये वाला कथन बिल्कुल सही है। माध्य सदैव इन आंकड़ों का एक प्रेक्षण होता है, तो गलत है, क्योंकि माध्य जो है इन आंकड़ों का प्रेक्षण हो सकता है, लेकिन सदैव होगा ये जरूरी नहीं है। यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा, और असत्य कथन पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर माध्य के इन आंकड़ों का एक प्रेक्षण हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हो सकता है, सदैव होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है। लास्ट है, दिए हुए आंकड़ों के लिए एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। मान लो अगर आंकड़े आप लोगों को 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से दिए हैं, तो अगर बहुलक पूछा जाएगा तो 5 भी 3 बार रिपीट हुआ है, 6 भी 3 बार रिपीट हुआ है, यानी एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। ये वाला भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का, पर्चियों पर संख्या 7, 8, 9 और 51 लिखी जाती है। एक पर्ची एक संख्या, फिर इन्हें एक डिब्बे में रख दिया जाता है। इस डिब्बे पर एक पर्ची बिना अंदर देखे निकाली जाती है। इस पर्ची पर 7 का एक गुणज प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो टोटल कितनी संख्या है, सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं। तो 7 से अगर 51 तक आप लोग काउंट करेंगे तो टोटल संख्या हम लोगों को प्राप्त होगी 45। अब 7 का गुणज यानी 7 हो सकती है, फिर 14, 7 या 21, 7 चौको 28,
7 बचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, क्योंकि आगे देखेंगे तो 51 से बाहर निकल जाएगी। तो इतनी संख्याएं हमारी जो है वो 7 के गुणा जाए, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालनी है, तो कितनी संभावनाएं हमारी बन सकती हैं, 7 बन सकती हैं, और टोटल कितनी है, 45 है। तो 7/45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सेम ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सीटेट के लगभग आधे से ज्यादा पेपर में रिपीट हुए हैं, जिनमें आप लोगों को पर्चियों पर संख्याएं लिखी गई हैं, 7 का गुणज, 3 का गुणज, 5 का गुणज, जिस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो सिर्फ आप लोगों को ये गुणज लिख लेने हैं, उनको काउंट कर लेने हैं, जितनी टोटल संख्याएं लिखी जाती है इनको काउंट कर लेना है, और दोनों को ऊपर जितनी संभावना है नीचे टोटल जितने संख्या है दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों का पेपर था 1 फरवरी 2023 का। अगर आप लोगों को पेपर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।